हेलो एवरीवन। तो पिछली कक्षा में हमने मुख गुहिका में भोजन का पाचन पढ़ लिया था। मुख गुहिका में भोजन के पाचन होने के बाद अब भोजन लंबी नलिका, जिसको हम लोग ग्रास नलिका या फिर ईसोफेगस कहते हैं, उसमें प्रवेश करता है। इसको फूड पाइप भी कहा जाता है या भोजन नलिका भी कहा जाता है। इसमें प्रवेश करता है। ये एक लंबी नलिका है जो आगे जाके आमाशय में जाके खुलती है। ये जो लंबी नलिका है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन सिर्फ यहाँ पे नीचे की ओर खिसकता चला जाता है ना। अब जो ईसोफेगस है, इसकी जो दीवार है यानी कि पेशी मसल्स की बनी हुई है, तो इनकी मसल्स एक तरीके की गति करती हैं। उस गति का क्या नाम है? कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति। तो कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन जो है वो नीचे की ओर खिसकता है और आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय। अब ये एक मुख्य जगह है जहां पे भोजन का पाचन होता है। भोजन बहुत देर तक रुकता है यहाँ पे, है ना। तो अब आमाशय की बात करेंगे तो ईसोफेगस या ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, यह याद रखिएगा। सिर्फ भोजन जो है वो नीचे की ओर कर्माकुंचन गति द्वारा नीचे की ओर आएगा, है ना। आमाशय में भेज दिया जाएगा उसको। उसके बाद आमाशय में भोजन का पाचन होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आमाशय के। तो आमाशय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे आहार नाल का, जो कि एक जे आकृति की शेप की आपको दिखाई देगी या जे शेप का दिखाई देता है, जिसमें जिसमें भोजन काफी देर तक, लगभग जो है ये 4 से 5 घंटे तक जो है भोजन यहाँ पे रुकता है या स्टोर होता है ना। अब इसकी जो दीवार है, जो भित्ति होती है वो काफी मोटी होती है। अब इन भित्ति से, इन दीवार से दीवार पे कुछ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? जठर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि कहा जाता है। इन्हीं जठर ग्रंथियों से कुछ रसायन स्रावित होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जठर रस। क्या बोला जाता है? जठर रस बोला जाता है। अब इस जठर रस में बहुत सारे रसायन होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अब कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो आमाशय में देखें तो आमाशय की जो दीवार है वो क्या स्रावित करती है? जठर जठर रस स्रावित करती है। और जठर रस स्रावित करती है। इस जठर रस में मुख्य 3 चीजें आपको पढ़नी है कि इस जठर रस में क्या निकलता है। सबसे पहले HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा श्लेष्मा, जिसको कहा जाता है म्यूकस। तीसरा पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। इस जठर रस में मुख्य 3 चीजों का श्रावण होता है। और भी चीजें स्रावित होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट है, वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा श्लेष्मा और तीसरा पेप्सिन एंजाइम। अब भोजन के पाचन में इन्हीं का मुख्य रोल रहता है। क्या क्या भूमिकाएं रहती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? एक तो यहां से जो भी भोजन आएगा, है ना, ऊपर से जो भी भोजन आएगा, अब इसके माध्यम को, इस भोजन के माध्यम को ये क्या करेगा? अम्लीय बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो HCl है, इसका जो पीएच है लगभग 1.8 के आसपास रहता है ना, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य हो जाएगा पहला वाला कि ये क्या करता होगा? यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। माध्यम को अम्लीय बनाना, ये माध्यम को, सबसे पहला इसका कार्य हो जाएगा, ये माध्यम को अम्लीय बनाता है। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? एक तो माध्यम को अम्लीय बनाएगा, और अम्लीय होने से इसमें एक प्रकार का, अब जो भी जैसे जैसे जो भी भोजन आया, इस भोजन के साथ बहुत सारे रोगाणु भी आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा? HCl क्या करता है? इन रोगाणुओं को मारने का काम भी करता है। ठीक है। तो भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को, भोजन के साथ आए
रोगाणुओं को समाप्त करना। समाप्त करना अर्थात किल करना उसको, है ना, मारना। तीसरा मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तीसरा मुख्य कार्य, यहाँ पे इस जठर ग्रंथि में एक एंजाइम भी निकलता है जिसका नाम क्या है? पेप्सिन एंजाइम। ये जो पेप्सिन एंजाइम है जो जठर ग्रंथियां इसको स्रावित करती हैं, ये अक्रिय फॉर्म पे रहता है, अर्थात ये इनएक्टिव फॉर्म पे रहता है ना, सक्रिय नहीं रहता। तो यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिवेट करने का काम करता है। तो HCl के ये मुख्य कार्य हैं, और बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये बहुत बार पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य रहता है भोजन के पाचन में। तो पहला, ये माध्यम को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। दूसरा, भोजन के साथ आए रोगाणुओं को समाप्त करने का काम करता है या किल करने का, मारने का काम करता है। तीसरा, ये पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय एक्टिवेट करने का कार्य करता है। ये मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद अब ये जो श्लेष्मा है, अब देखिए कि हमने कहा कि जो आमाशय की जो दीवार है वो काफी मोटी है, और साथ साथ में ये जठर ग्रंथियां, यहाँ से जठर ग्रंथियां जो है वो जठर रस स्रावित करती हैं, और जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका पीएच जो है वो 1.8 के आसपास, 1.2 से 1.8 के बीच में कार्य करता है। तो ये क्या कर सकता है? दीवार को क्षति पहुंचा सकता है ना, उसको डैमेज कर सकता है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए श्लेष्म या म्यूकस स्रावित होता है, जो क्या करेगा? जो आंतरिक परत की सुरक्षा करने का काम करेगा। तो हम कह सकते हैं जो म्यूकस है ये क्या करेगा? आमाशय की आंतरिक परत को आमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा करने का कार्य करता है ना। इसको बचाएगा, HCl से बचाएगा, HCl के एक्शन से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये इसका मुख्य कार्य हो जाएगा श्लेष्मा में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट इज पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन एंजाइम, जिस प्रकार से हमने मुख्य गुहिका में पढ़ा था कि लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है, और वो लार क्या करता है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, है ना, भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पाचन करने का काम करता है, अर्थात जो भी स्टार्च हम लोग खाएंगे उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता था, है ना। अब उसी प्रकार से ये जो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन है ना, जो भी भोजन में उपस्थित प्रोटीन है, इस प्रोटीन को, है ना, प्रोटीन वाले भाग को, सिर्फ प्रोटीन, क्योंकि भोजन में तो बहुत सारे भाग है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है ना, या विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, या अलग चीजें होंगी, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, तो उनको ना सिर्फ प्रोटीन वाले भाग को ये पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, या सिंपल भाषा में कहें, ये प्रोटीन को पाचित करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये कितने पीएच पे काम करेगा? 1.2 से 1.8 पीएच पे काम करता है ना। ये पेप्सिन का मुख्य कार्य हो जाएगा, पेप्टोन्स में, या कहें कि सिंपल प्रोटीन में, है ना, सरल प्रोटीन्स में तोड़ता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सरल प्रोटीन में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये मुख्य कार्य हो जाएगा। अब भोजन जो है हमारा कहां से? ईसोफेगस से या ग्रास नलिका से होता हुआ आमाशय में ये सारी प्रोसेस हुई, और आमाशय में जो प्रोटीन का भी पाचन हो गया। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होने के बाद अब जो है भोजन वो कहां पे? छोटी आंत में जाके प्रवेश करेगा। यहाँ अब भोजन जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब छोटी आंत में भोजन के पाचन को पढ़ने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट संरचना के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था, पहले लेक्चर में हमने कहा था कि आहार नाल के अलावा भी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना, या सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो भोजन की पाचन में मुख्य भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो उसी क्रम में हम यहाँ पे एक और ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके जस्ट ऊपर, है ना, आपके दाहिने वाले भाग में यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत
या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर कहते हैं। तो हम लीवर के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ने वाले हैं, है ना, उससे पहले, छोटी आंत को पढ़ने से पहले। उसके बाद एक और संरचना जो कि यहाँ पे पाई जाती है, जो कि पीले रंग की दिखाई देती है, यहाँ पे पत्तेदार संरचना जैसी दिखाई देती है आपको, है ना, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अग्नाशय, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैनक्रियास, ठीक है, यकृत अर्थात लीवर। तो छोटी आंत को पढ़ने से पहले हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, और इनसे स्रावित होने वाले जो रसायन हैं, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसके तत्पश्चात हम छोटी आंत में अध्ययन करेंगे।